सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी की विभाषाएं, शब्द, संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की विशेषताएं, हिंदी भाषा की सीमाएं और हिंदी भाषा है इसके सुधार के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए थे, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे। 45 क्वेश्चन हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, किसी कारणवश वो क्लास रुक गई थी। अगर आप सभी को इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर हैं 7878223908, इस पर व्हाट्सएप से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है। आपसे पूछा गया है कि जो भोजपुरी बोली है उसका नाम है वो किस गांव के आधार पर पड़ा है, तो वो गांव का नाम है भोजपुर। भोजपुर के आधार पर ही भोजपुरी बोली है उसका नामकरण हुआ है। देखिए, भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो भोजपुरी है उसके अन्य नाम है कौन कौन से? मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से जाना जाता है। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा शाहाबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के आधार पर हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोजपुरी बोली है जो भोजपुर गांव है उसके नाम के ऊपर पड़ी है, तो वो भोजपुर गांव है वो कहाँ पे है? तो बिहार राज्य के अंतर्गत एक आरा जो शाहाबाद जिला है उसके अंतर्गत आता है भोजपुर गांव। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जो भोजपुरी बोली है वो भोजपुर गांव के नाम से है, लेकिन ये भोजपुर गांव है कहाँ पे? तो ये बिहार राज्य का एक आरा गांव है, आरा जिला है जिसे शाहाबाद जिला भी कहा जाता है, उसके भोजपुर नामक गांव से पड़ी है। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। ठीक है, मध्यकाल जो हमारे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी में नहीं, अपने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए थे कौन? भोजवंशी। उन्हीं जो भोजवंशी परमार राजा थे उन्हीं के आधार के ऊपर इसका नाम पड़ा था क्या? भोजपुर। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। किन्होंने? उज्जैन से आए थे भोजवंशी परमार राजा, उन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती राजा थे भोज, उनके नाम पर इस जो गांव है इसका नाम भोजपुर रखा था। मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां हैं। आप सभी को पता है कि जो मागधी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी है वो किसके अंतर्गत आती है? तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और जो बिहारी हिंदी है इसकी प्रमुख 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। हमने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि जो बिहारी के भोजन में हमें 1 मग मेथी देनी है। बिहारी के भोजन में क्या देना? हमें 1 मग मेथी देनी है। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी कौन सी? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं प्रमुख, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपसे पूछा है जो आपकी पश्चिमी पहाड़ी है ये किस भाषा के उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी। तो किसके अंतर्गत आती है ये आती है आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। जो पश्चिमी पहाड़ी है वो किसके अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखते हैं इसकी व्याख्या दी गई इसकी। पश्चिमी हिंदी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी जो उपभाषा है वो खस या पैसाची अपभ्रंश दोनों में ही विकसित मानी जाती है। जो आपकी पहाड़ी उपभाषा है, पहाड़ी जो उपभाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? खस और पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अगर आपने हिंदी को, जो हिंदी भाषा है इसके विकास काल को नहीं पढ़ा है तो आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो अपभ्रंश है
अपभ्रंश से निकली हमारी हिंदी। तो हिंदी जो निकली है अपभ्रंश से, तो हिंदी और अपभ्रंश के बीच में भी अलग अलग भाषाएं हैं। जिस प्रकार से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी बोली है, उसके अंतर्गत जो अपभ्रंश है वो है खस और पैसाची। कौन सी है? खस और पैसाची। और उसके बाद में निकली आपकी क्या? पहाड़ी हिंदी। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम से जाना जाता है? जो कौन सी भाषा है जिसको आरंभ से पिंगल नाम से जाना जाता है? तो पिंगल नाम से जानी जाती है आपकी ब्रज भाषा। कौन जानी जाती है? जो ब्रज भाषा है इसको पिंगल नाम से जानते हैं। देखिए, पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित जो ब्रज भाषा है उसको कहा जाता है। जो राजस्थानी मिश्रित जो ब्रज भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है? पिंगल। और जो आपकी पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची जाती थी। जो आपका पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में शायद आपको पता होगा कि पृथ्वीराज रासो है ये श्रृंगारिक भी है और वीर रस भी है। इसमें वीर रस ज्यादा है और श्रृंगारिक कम है। लेकिन जो वीर काव्य है वो डिंगल भाषा में लिखा गया था, और जो श्रृंगारिक काव्य है, जो श्रृंगार के जो पद हैं पृथ्वीराज रासो में, वो पिंगल भाषा में है। और जो आपके वीर रस के जो पद हैं वो आपके डिंगल भाषा में है। तो डिंगल और पिंगल मिश्रित है कौन सा? आपका पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, पिंगल है उसमें आएगा आपका राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची जाती थी। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों का नाम भाषाओं के नहीं है। देखिए, जो डिंगल और पिंगल है वो शैलियों के नाम है, न कि भाषाओं के नाम है। आपसे कथन में पूछे जा सकते हैं डिंगल और पिंगल दो शैलियों के भाषाओं के नाम है, तो आप उस कथन को गलत करेंगे, क्योंकि डिंगल और पिंगल है वो किसी भाषा विशेष का नाम नहीं है। डिंगल और पिंगल भाषा की शैलियां हैं। क्या है? शैलियां हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना डिंगल में की गई थी। यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि पृथ्वीराज रासो है वो डिंगल में भी है और पिंगल में भी है। पृथ्वीराज रासो का जो वीर रस है, वीर रस का जो पद है वो डिंगल में है, जबकि जो पृथ्वीराज रासो का जो श्रृंगारिक पद है वो पिंगल में है। ठीक है। भाषा की विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? जो भाषा का विशिष्ट ज्ञान है वो क्या कौन कराता है? तो जो भाषा का विशिष्ट ज्ञान है वो भाषा विज्ञान ही कराता है। भाषा का विशिष्ट ज्ञान आपको तभी पता होगा जब आपको भाषा विज्ञान के बारे में पता होगा। ठीक है। देखिए, भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, भाषा का स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा को मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 4। कौन सा? पहली होती है ध्वनि, फिर होता है आपका शब्द जिसे आप पद कहते हैं, वाक्य और अर्थ। क्या होता है? पहला होता है आपकी ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा पद जिसे वाक्य बोलते हैं आप, और ये अर्थ होता है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? जो भाषा विज्ञान है वो अध्ययन के लिए जो सामग्री होता है वो कहाँ से ग्रहण करता है? तो जो भाषा विज्ञान होता है वो अध्ययन के लिए सामग्री जो प्रचलित भाषा होती है और जो प्रचलित साहित्य होता है वहां से ग्रहण करता है। कहाँ से? देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से ग्रहण करता है? तो करता है प्रचलित जो भाषा होती है हमारी उससे, और जो हमारा प्रचलित जो साहित्य होता है उससे हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले देखते हैं इसकी व्याख्या। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और जो प्रचलित साहित्य होता है उससे ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। साहित्य और जो भाषा विज्ञान है वो दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे के सहायता करते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? आपसे पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी बोली। आप सभी को पता होगा सन 2000 में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, और ये आपका बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो आप इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो कहाँ पे बोली जाएगी? मध्य प्रदेश से बोली जाएगी। किस में बोली जाएगी? मध्य प्रदेश में बोली जाएगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा
पूर्वी हिंदी में की बोली है। देखिए जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसके बाद में आई आपकी पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के बाद में आपकी विकसित हुई है कौन सी, छत्तीसगढ़ी, जिसका नाम खलटा या लरिया भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ी जो बोली है इसका अन्य नाम कौन सा है, तो एक खलटा ही है और एक है लरिया। जो आपकी अर्धमागधी के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी आती है इसमें 3 बोली आती हैं अब छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी हैं, अब छत्तीसगढ़ी। तो 6 से 36 छत्तीसगढ़ी तो हो गया, लेकिन ऐसे अवधि, वैसे बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका आएगा कि जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं कौन सी, अब छत्तीसगढ़ी, और ये किससे विकसित हुई है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला है, एक व्यक्ति के द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। आप किसी को बोलकर, क्या है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा प्रयोग में कौन सा जो आपका प्रयोग है वो क्या कहलाता है, तो वो होता है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति। आप किसी के सामने मौखिक मतलब बोलकर आप किसी के सामने अपना जो वाक्य है वो, अपना कथन है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो आपका आएगा वो मौखिक अभिव्यक्ति। अगला है, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु, पहले इसकी व्याख्या। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप में भाषा का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है। जो भाषा विज्ञान है वो भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, सामाजिक, पौराणिक और क्या आपका वैज्ञानिक और आर्थिक। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा आपका वैज्ञानिक। क्या आएगा, वैज्ञानिक। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, तो वो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, उसके विकास का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान क्या करता है, जो भाषा विज्ञान है वो भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। राजभाषा अधिनियम जो 1976 है उसके अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। कहानी आएगा यहाँ पे, राज्यों को आएगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो वो आप सभी को पता है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने में, 3 श्रेणियों में, कैवर्ग की, खैवर्ग की और गैवर्ग की भाषा। ठीक है, राज्य देखिए, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें कैवर्ग के अंतर्गत, खैवर्ग के अंतर्गत और गैवर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। देखिए, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले जो अहिंदी भाषी प्रस्तावक थे वो कौन थे, तो वो थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर साहब थे। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दी थी, और इसीलिए 14 सितंबर को हम भारतीय यानी राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को मनता है आपका विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनता है। क्यों मनता है, क्योंकि जो 10 जनवरी है इस दिन हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने 2006 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे उन्होंने 2006 के अंतर्गत कहा कि यहाँ पे जो हमारी जो हिंदी 10 जनवरी सन 1975 को जो नागपुर महाराष्ट्र में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारत में, इसलिए उन्होंने कहा कि इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाना चाहिए, इस दिन को याद करने के लिए। 1975 है, 72 नहीं है, 10 जनवरी 1975 में। ठीक है, इसलिए उसी दिन से मतलब
प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के कहने के बाद में 2006 से हमारे ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था आपके महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए 22-23 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी में वर्धा में एक अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी के विषय है उसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या लिखा गया है? हिंदी के विषय में तो हिंदी एक हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। याद रखेंगे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या लिखा गया हमारे संविधान में कि हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान का भाग है 17, अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है। भाग है 17 और अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। देखिए भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। बार बार बता रही हूँ मैं आपको। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई थी, इसीलिए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? आपसे पूछा गया जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं उनके ऊपर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कौटिल्य, कुटिल और ब्राह्मी। तो इसमें आपका आंसर आएगा ब्राह्मी। जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं उनके ऊपर कौन सी लिपि अंकित है? तो वो है आपकी ब्राह्मी। ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा से पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो ये है ब्राह्मी। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित की गई है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में छठी सदी ईस्वी पूर्व में विद्यमान थी। देखिए जो ब्राह्मी लिपि है वो तमिलनाडु और जो श्रीलंका है उसमें जो अपनी जो छठी सदी थी ईस्वी पूर्व उसी में विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। जो देखिए जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का बहुत ही प्रयोग हुआ है। अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? आपसे पूछा गया है कि जो अक्षर है उस पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो वो है आपकी आचार्य नरेंद्र देव समिति। हिंदी साहित्य सम्मेलन नहीं। जो देवनागरी सुधार समिति है उसने अक्षर के ऊपर सिरोरेखा है उसे लगाने का अनुमोदन किया था। किसने? देवनागरी सुधार समिति ने। देखते हैं इसकी व्याख्या। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। देखिए ये लिपि सुधार समितियां आती हैं, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। पूछा जा सकता है जो देवनागरी लिपि सुधार समिति है वो कहाँ पे बनी थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कब बनी थी? सन 1947 में बनी थी। इसी समिति ने अक्षर पर सिरोरेखा लगाने की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? जो हिंदी भाषा की लिपि है उसको भारतीय संविधान में किसको स्वीकार किया गया है? तो हिंदी भाषा की लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। किसको? देवनागरी लिपि को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। भारतीय अंकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अतः विकल्प ए देवनागरी लिपि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषताएं नहीं है पूछा आपसे। क्या क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषता नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम बिल्कुल ठीक है।
प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, ये भी ठीक है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, सुंदर और सुगठित लिखावट। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता नहीं है। देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता नहीं है। मात्राओं का प्रयोग है वो अलग अलग व्यंजनों के लिए, अलग अलग जो आपके शब्द हैं उनके लिए अलग अलग किया गया है, एक ही मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपका आंसर आएगा सी। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में केवल ए को छोड़कर सभी स्वर ही हर्ष व दीर्घ मात्राएं आती हैं। ठीक है, व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, सुंदर और सुगठित लिखावट है, सीरो रेखा के कारण वर्ण और शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट होता है। सीरो रेखा अपनी जो देवनागरी लिपि है इसके अंतर्गत लगती है, लेकिन जो गुजराती जो भाषा है उसके ऊपर सीरो रेखा नहीं लगती है। इस बात को आप याद रखेंगे। देवनागरी लिपि है वो वर्णनात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? वर्णनात्मक लिपि है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख भाषा कौन सी? प्रमुख भाषा नहीं, बोली, सॉरी, क्या पूछी है? बोली। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? तो जो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है उसकी बोली है मेवाती। कौन सी है? मेवाती है। देखिए, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है और अन्य विकल्पों में जो अन्य कथन दिए गए हैं वो गलत हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि जो राजस्थानी हिंदी है वो किससे निकली है? तो ये शोर सेनी अपभ्रंश से निकली है। प्रत्येक जो भाषा है, जो प्रत्येक बोली है वो अपभ्रंश से निकली है। तो शोर सेनी अपभ्रंश से कौन सी निकली? हमारी राजस्थानी हिंदी निकली है। अर्धमागधी से कौन सी निकली है? तो पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जो आपकी मागधी अपभ्रंश है उसके अंदर से निकली है आपकी क्या? बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी है उसकी बोली है बिहारी के भोजन में एक मग मेथी दो, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस प्रकार से अपभ्रंश से निकली हैं आपकी भाषाएं और भाषाओं से निकली हैं आपकी बोलियां। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है वो किससे निकली थी? शोर सेनी अपभ्रंश से निकली थी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कौन सी हैं? तो वो है 4, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और जयपुरी है। उसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो आपकी ढूंढाड़ क्षेत्र था पहले, इसको जयपुर जो क्षेत्र है इसको पहले ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। काफी लोगों के द्वारा या किंवदंतियां हैं कि यहाँ पे पहले ढूंढ नदी बहती थी। क्या बहती थी? ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। और यहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है उसको ढूंढाड़ी भाषा कहा जाता है। हाड़ौती है मेवाती की एक मिश्रित उपबोली। जो हाड़ौती है इसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, इसको हाड़ौती भी बोलते हैं। किसको? जयपुरी को। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है जो अहिरवाटी बोली जाती है। कौन सी है? जो मेवाती है, जो कहाँ पे बोली जाती है? मेवाती आपके अलवर, भरतपुर, डीग, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पे जो मेवाती है इसकी एक मिश्रित उपबोली है वो कौन सी है? अहिरवाटी है। जो कहाँ पे बोली जाती है? गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली के इस नाम से नहीं जाना जाता। देखिए, जो ढूंढाड़ी बोली है इसमें से कौन सा नाम है जो नहीं जाना जाता? तो देखिए, जो ढूंढाड़ी बोली है वो जयपुरी भी बोली जाती है, झाड़साई भी बोली जाती है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे झाड़साई वंश के लोग रहते थे। यहाँ पे झाड़साई नाम के सिक्के भी चले थे। जो अपना जयपुर, आमेर, पहले आमेर था फिर उसके बाद में जयपुर। तो आमेर, जयपुर में पहले झाड़साई सिक्के भी चलते थे और यहाँ पे झाड़साई बोली भी थी, जयपुरी बोली थी, अहिरवाटी बोली नहीं थी। क्योंकि जो अहिरवाटी बोली है वो मेवाती बोली के अंतर्गत आती है। जो मेवाती बोली है वो आपकी उत्तर पूर्वी में बोली जाती है। कहाँ पे? जहाँ पे अलवर, राजस्थान से संबंधित बता रही हूँ मैं आपको, अलवर, भरतपुर, डिग, इससे संबंधित। फिर आगे आपका आ गया ये गुड़गांव है, ये हरियाणा में आ गया। दिल्ली है जो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, और करनाल है ये भी हरियाणा में आ गया। ठीक है, गुड़गांव को अभी क्या बोलते हैं? गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुरुग्राम के नाम से। तो गुरुग्राम भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अहिरवाटी बोली आएगी। जो आपकी ढूंढाड़ी बोली के नाम से नहीं जानी जाती वो है आपकी अहिरवाटी बोली। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए,
ढूंढाड़ी बोली को अहिरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि अहिरवाटी बोली तो मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। विकल्पों में अन्य कथन सकते हैं। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तोरावाटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती जयपुरी की उप बोलियां हैं। याद रखेंगे, जो जयपुरी है, ढूंढाड़ी है, इसकी उप बोलियां कौन सी हैं? तोरावाटी। तोरावाटी कहाँ पे बोली जाती है? जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू, जहाँ पे शेखावाटी प्रदेश बोला जाता है, और तोरावाटी वहाँ पे बोली जाती है। क्या यहाँ पे बोलते हैं कि पहले तोर राजपूतों का क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पे तोरावाटी बोली जाती है। कहाँ पे? शेखावाटी में। ठीक है। और कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी जो अजमेर का क्षेत्र है, हाड़ौती जो आपका बूंदी, कोटा, झालावाड़ उस क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार से जो जयपुरी हैं, इनकी अन्य उपबोलियां कौन सी? तोरावाटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी और हाड़ौती। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली भी बोला जाता है, झाड़ साहिबी और काई कुई की बोली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुरी बोली कहाँ पे बोली जाती है? किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग में, अजमेर और मेवाड़ के उत्तर पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिलों में बोली जाती है। ठीक है। राजस्थान वर्ग में मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। रतलाम, देवास, रायपुर और उज्जैन। आपसे पूछा है कि जो राजस्थानी वर्ग की जो मालवी बोली है उसका क्षेत्र नहीं है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मालवी बोली बोली जाती है वो आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इस क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश से सटे हुए देश हैं, जो मालवा देश नहीं, क्षेत्र बता रही हूँ, क्षेत्र हैं जो मालवा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, वहां पे बोली जाती है मालवी बोली। और इसमें रतलाम, देवास, उज्जैन और रायपुर से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मालवी बोली नहीं बोली जाती है। तो वो क्षेत्र है आपका कौन सा? रायपुर। कौन सा? रायपुर। क्योंकि रायपुर है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है क्या? रायपुर। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो स्थान है आपके रतलाम, देवास और उज्जैन, यहाँ पे मालवी बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है। देखिए, राजस्थानी वर्ग की बोली है कौन सी? मालवी बोली। इसका क्षेत्र रायपुर में नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली के क्षेत्र हैं। लंबे समय तक उज्जैन के जो आसपास का क्षेत्र है वो मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। इसी कारण यहाँ की बोली को मालवी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र बोलते, अभी भी राजस्थान में मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो हमारे दक्षिण के साइड में, जो राजस्थान के दक्षिण के साइड के जो क्षेत्र हैं वो मालव क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। सोंगवाड़ी, रांगटी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां कौन कौन सी? सोंडवाटी, रागड़ी, पाटवी और रतलामी। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर्ग का दीर्घीकरण किया जाता है। जैसे जो लकड़ी है उसको बोलते हैं लाकड़ी। ठीक है। कपड़ा है उसको क्या बोलते हैं? कापड़ा। क्या बोलते हैं? कापड़ा। किस में बोलते हैं? मालवी बोली है उसमें क्या बोलते हैं? जो पहले का जो स्वर होता है उसको वो दीर्घीकरण कर देते हैं। जैसे ल में ए स्वर है उसको ला बना दिया, आ स्वर बना दिया। ए का दीर्घीकरण कर दिया आ, तो यहाँ पे लाकड़ी बन गई। कै का दीर्घीकरण कर दिया का, तो यहाँ पे कापड़ा बन गया। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान में झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन शामिल है। ठीक है। ये पूछा गया आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है ये। वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा कौन सी है? आपसे पूछा गया जो वागड़ी बोली है, वागड़ी जो हमारे वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, उसको निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वो सर्वाधिक प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आंसर आएगा आपका गुजराती। कौन सी आएगी? गुजराती। किस प्रकार से आएगी गुजराती? क्योंकि जो वागड़ी क्षेत्र है, जो हमारा वागड़ क्षेत्र है, वो है हमारा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा हमारा किससे सटा हुआ है? तो ये सटा हुआ हमारे गुजरात से। तो अगर आपको मैप भी अच्छे से याद है, मैप को अगर आप राजस्थान का और जो इंडिया का मैप अगर आपके ध्यान में है, तो आप जो लैंग्वेज है उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि जो हमारा जो वागड़ी बोली जाती है वो हमारे वागड़ की साइड बोली जाती है, और वागड़ का क्षेत्र हमारे दो ही हैं, सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
जो बांसवाड़ा है, जो हमारे कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरती है वहाँ से, तो वो क्षेत्र हमारा, तो वो क्षेत्र हमारा गुजरात से सटा हुआ है, तो यहाँ पे गुजराती जो आपकी बोली है उसका ही प्रयोग होगा। पंजाबी है ये हमारे उत्तर की साइड है, बघेली है ये आपको पता है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो पूर्वी राज्यों के अंतर्गत बोली जाती है, और ब्रज है ये हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मथुरा और बनारस इसके आसपास की बोली है। तो अगर आपको ये मैप भी याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा है गुजराती। शेष विकल्पों में जो अन्य थे वो गलत थे। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से होने के कारण इसको पहले गुजर में ता जोड़ा तो गुजरातरा आएगा, ये पहले क्या आएगा गुजरातरा और फिर बना आपका गुजरात। गुजराती भाषा की अपनी लिपि होती है, गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, गुजराती भाषा की लिपि है वो क्या है, गुजराती लिपि है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि है और इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं होती। आपसे पूछा जा सकता है जो गुजराती लिपि है वो किससे मिलती जुलती है, तो वो कैथी से मिलती जुलती है और इसके ऊपर सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता है। किस भाषा के ऊपर सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता है, किस लिपि के अंतर्गत सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता है, तो गुजराती लिपि के अंतर्गत सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता है। ब्रज भाषा हमारे शोरसेनी अभ्रंश से निकली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित हुई है, ठीक है। और जो बघेली है वो अर्धमागधी से संबंधित है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और जो शोरसेनी अपभ्रंश है वो जो आपकी ब्रज भाषा वो शोरसेनी के अंतर्गत आती है। इसमें ब्रज भाषा शोरसेनी में ब्रज भाषा भी आती है, आपकी बुंदेली भी आती है, राजस्थानी हिंदी भी आती है, कन्नौजी आती है, और आपकी जो बांगरू जिसे हरियाणवी बोलते हैं वो भी आती है, किसमें शोरसेनी भाषा के अंतर्गत, शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। पंजाब को की अपनी लिपि लंडा लिपि थी, ठीक है। जो पंजाबी है उसकी अपनी लिपि है क्या, लंडा लिपि। इसकी सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई थी, ठीक है। जो पंजाबी की अपनी लिपि थी कौन सी, लंडा लिपि, इसका सुधार किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था, और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई थी। पंजाबी की मुख्य बोलियां कौन सी, माझी, डोगरी, दोआबी और राठी। क्यों, दोआबी और राठी, कौन सी, माझी और डोगरी। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है, जो हिंदी का मानक रूप है वो किस बोली के सर्वाधिक निकट है, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और अवधी। आपसे पूछा है जो हिंदी का मानक रूप है वो किस बोली के सर्वाधिक अधिक है, तो ये आपकी खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। किसके अंतर्गत है, खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। और आपसे पूछा गया है, ये अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। देखिए, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है, शेष विकल्प गलत है। खड़ी बोली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। जो शोरसेनी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी है उसमें निकली आपकी खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है, और कोरवी शब्द का प्रयोग राहुल शंकरत्यान जी ने किया था। इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे, कोरवी शब्द का प्रयोग करने वाले थे कौन, राहुल शंकरत्यान जी, खड़ी बोली के अंतर्गत। और जो आपकी जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत एक अन्य भाषा आती है, अन्य बोली आती है आपकी बांगरू, और बांगरू को क्या बोला जाता है, हरियाणवी। और इस हरियाणवी को बांगरू बोलने वाले थे ग्रियर्सन साहब। कौन थे, ग्रियर्सन साहब ने हरियाणवी को बांगरू बोला है, ठीक है। बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम क्या है, कोरवी। नाम देने वाले थे राहुल शंकरत्यान, लेकिन बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने आदि जो भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जो कोरवी बोली का आधार है वो क्या है, खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली का आधार क्या है, कोरवी बोली है। वर्तमान में हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। वर्तमान में जो खड़ी बोली है उसके ऊपर आधारित कौन कौन सी बोलियां भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी। खड़ी बोली कोरवी, जिसे कोरवी कहा जाता है, उसका क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। अभी किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हो
और या फिर अभी यूजीसी नेट का हुआ था, आपको 8 जनवरी का था शायद, है ना। तो 8 जनवरी का अगर एग्जाम किसी ने दिया हो तो आपने देखा होगा कि ये क्षेत्रों के नाम दिए गए थे और आगे दिए गए थे आपकी बोलियों के नाम, और उनमें मिलान करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप याद रखेंगे जो खड़ी बोली का क्षेत्र है वो कौन सा है, बिजनौर है, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। हरियाणवी या बांगरी भी, जो बांगरू है उसको भी शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है ये, ठीक है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ये अभी क्वेश्चन जो आपका यूजीसी नेट हुआ था उसमें भी पूछी गई थी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी है इसका किस अपभ्रंश से विकास हुआ, तो ये अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत जो स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाली लिपि चिन्ह है। देखिए ख को किया गया है, अड़े को और अड़े को, री को। तो आपसे पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक और जो तकनीकी शब्दावली का आयोग है, शब्दावली जो आयोग है उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो देवनागरी वर्णमाला सारणी है उसमें जो मानकीकृत स्वीकृत चिन्ह है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाने वाली लिपि कौन सी है, तो इसमें आएगा आपका री नहीं है। कौन सी है, री नहीं है, री संस्कृत के अंतर्गत आती है। ये देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला चिन्ह री है। शेष विकल्पों के सही उत्तर सही हैं। ये है ख और ये है अड़य। अड़य कौन सा, देखिए हम बोलते हैं ना खेड़, वो खेड़ है ना, वो इसी प्रकार से लिखी जाती है, क्या है खेड़। तो ये अड़य अड़य देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित किए जाने वाले चिन्ह हैं। वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 में किया गया था। कब किया गया था, जो अनुच्छेद 344 है इसके अंतर्गत आता है इसका सब क्लोज 4, उसके अंतर्गत भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 को इसका प्रयोग किया गया था। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित करवाना, पारिभाषिक शब्दकोश, विश्वकोश तैयार करना इसी आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। किसका है, 344 के अंतर्गत जो सब क्लोज 4 के अंतर्गत बताया गया है। भारत सरकार ने एक संकल्प लिया और कौन सा है ये, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर जरूरत पड़ी तो अगर और अन्य वर्ण जोड़े गए तो जोड़ सकते हैं, हम नहीं, ये आयोग। ये भी देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपसे पूछा है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए सामान्यतः तत्पुरुष समासों में सा जैसा आदि से पूर्व, द्वंद्व समास के पदों से पहले। तो आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर आएगा आपका सामान्यतः पुरुष, जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें हाइफन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो जो सामान्यतः जो तत्पुरुष होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष जो समास होते हैं उसमें नहीं किया जाना चाहिए। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाता है जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो। अगर हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ पे जब भ्रम पैदा हो जाता है तो वहाँ पे हम हाइफन का प्रयोग कर लेते हैं, वरना जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत हाइफन का प्रयोग नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे भूतत्व, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राम राज्य,
राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। ठीक है। राम राज्य में ऐसे लिखना कौन सा जरूरी है हमें? राम का राज्य। पता है राम का राज्य लिखेंगे तो भी राम का राज्य होगा, और राम राज्य होगा तभी भी राम राज्य होगा। राजकुमार, पता है राजकुमार है तो राजकुमार, राजा का कुमार बोलने से क्या फायदा है जब हम सीधा पता चल रहा है ये राजकुमार है। राजकुमार से सीधा ही पता चल रहा है कि ये राजा का बेटा है। गंगा जल है, उसमें देखिए गंगा जल, गंगा का जल बोले या फिर बोले गंगा जल, बात एक ही है, तो वहां पे का लगाना कौन सा जरूरी है? ग्राम का वासी, ग्राम का वासी, ग्रामवासी, तो देखिए ग्रामवासी बोलेंगे तभी भी ये पता चलेगा कि ये ग्राम का वासी है। अगर बोलेंगे हम ग्राम का वासी तब भी ऐसा ही पता चलने वाला हमें। फिर आत्महत्या, आत्महत्या मतलब स्वयं की हत्या, तो ऐसे बोलेंगे कि आत्म की हत्या या फिर आत्महत्या। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हाइफन क्या होता है। काफी स्टूडेंट्स के ये भी कंफ्यूज होगा कि हाइफन क्या होता है, तो मैंने बता दिया, जो बेवजह के, जो बेतुके मतलब ऐसे बीच में शब्द दे देना, उनका संयोजक दे देना जो जिनका कोई महत्व ही नहीं है, वो होते हैं हाइफन। अगला है, देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया या जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व है को के संयुक्ताक्षर में हल लिपि संकेत लगाकर बनाया जाए। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ ही लिखा जाए। तो ये देखिए जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं आएगा। देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। ठीक है। फिर है पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। देखिए, अब आप इस बात को नहीं समझेंगे, मैं बता देती हूँ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। जो खड़ी पाई वाले हैं जैसे इस प्रकार से हैं, क है, ख है, और जैसे ये है स, ये खड़ी पाई का हो गया। ठीक है। और ये है मैं, तो देखिए जो स है इसकी जो खड़ी पाई है ये हटा दिया हमने, हट गई है, और उसके बाद में संयुक्त रूप बनाना आपको। तो जैसे स में आ गया। ठीक है, क्या आ गया? स में आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे संयुक्त रूप देना है इनका, तो जो स की जो खड़ी पाई है इसको हटा देंगे। दोबारा से समझाती हूँ मैं। देखिए, ये आ गया यहाँ पे स और मैं, ये अलग अलग खड़ी पाई की हैं दोनों। ठीक है, खड़ी पाई के दोनों, इसकी भी खड़ी पाई है, इसकी भी खड़ी पाई है। तो इसमें जब हम दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे, अगर हमें स है इसको आधा लिखना है, संयुक्त करना है, और मैं को पूरा करना है, तो ऐसे आएगा। ये स की जो खड़ी पाई है ये हटा देंगे हम। ठीक है। इस प्रकार से ऐसे जैसे मैं है, मैं को आधा लिख के हम आगे बनाना चाहें तो मैं को हम आधा लिखेंगे, इस प्रकार से इसकी खड़ी पाई हटा देंगे और उसके बाद में अन्य लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार से बताएगा कि जो खड़ी पाई है उसको हटा देंगे, फिर आधा वर्ण लिखेंगे। ठीक है। संयुक्त रूप तब बनेगा। फिर क्या? पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर बनते। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जो काम हम कर चुके हैं। क्या है? मैं मेरे से लगा लेती हूँ, मैं पढ़कर अभी सोऊंगी, या फिर मैं आपको पढ़ाकर अभी सोऊंगी। तो मैं पहला काम कर रही हूँ, मैं कौन सी पूर्वकालिक क्रिया क्या हमारी? मेरी पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पढ़ाना है। पढ़ क्रिया से पढ़ाना बना दिया। ठीक है। और फिर बाद में क्या करूँ? सोना। तो जो हमारी ये क्रिया है पहली, तो मैं क्या करूँगी? पढ़ कर। तो किसके अनुसार जोड़ेंगे हम? कर क्रिया के अनुसार उनको मिलाकर लिखेंगे कि पढ़ कर वह खेत में जाकर आया। ठीक है। आना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, तो जाकर आया। मैं मंदिर में जाकर अभी घर आई हूँ। तो जो काम हमने कर लिया, जो पूर्वकालिक क्रिया है, उसमें कर लगेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। द और है के संयुक्त अक्षर हल लिपि संकेत लगाकर लिखे जाते। किस प्रकार से? देखिए, जो द लिखते हैं हम उसको आधा लिखते हैं तो उसके नीचे ऐसे लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, और है लिखते हैं तो उसके नीचे भी आधा लगाते हैं, हलंत। कभी आप द ऐसे तो नहीं लिखते ना कि ऐसे करके आपने ऐसे द आधा लिख दिया, यहाँ पे ऐसे ही जोड़ दिया, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों? द के नीचे हलंत लगाते हैं और है के नीचे भी अलंत लगाते हैं। इस प्रकार से समझाया गया था, ये आपको अगर समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत पूछा।
ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी भाषा में प्राय स लिपि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये एकदम एक ए ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल आपका असंगत पूछा है तो देखिए ये तो सही है एकदम। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, राजस्थानी का संबंध शोर सैनी के एक रूप, हाँ जी, ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्राय स, इसको पहले ख बोलते थे, हिंदी चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जो सही है हम उसको यहाँ से कर लेते हैं और जो गलत है उसको यहाँ से कर देंगे। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शोर सैनी के एक रूप नागर आभरण से मानते हैं। तो आपका आंसर आएगा ये भी बिल्कुल ठीक है, बीबी। फिर उसके बाद में है राजस्थान की मरुभाषा मरुबानी आदि का कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। अगला है राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है, ये गलत है। राजस्थानी जो भाषा भाषी क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है। किसी भी भाषा का भौगोलिक सीमा तक रहना कहीं तक भी संभव नहीं है। भाषा वो आप सोचिए, राजस्थानी भाषा, राजस्थान के लोग हैं वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ की भाषा भी, वो अपनी भाषा भी वहाँ पे बोलेंगे और दूसरी जगह की भाषा भी वो सीखेंगे। किसी भी प्रकार के लगा लीजिए आपकी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत भाषा कभी भी नहीं रह सकती है। तो ये आंसर आपका आएगा डी। ठीक है, राजस्थानी भाषा के संबंध में राजस्थानी भाषा भाषी सीमित है, ये संगत जो असंगत कथन है वो ये है। शेष विकल्पों में अन्य कथन सही हैं। कौन कौन से? राजस्थानी भाषा शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। यह राजस्थान में मालवा जनपद, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब तक फैली हुई है। यह भाषा भारत के लगभग 9 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, पढ़ी या लिखी जाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। कौन सी है? राजस्थानी जो हिंदी होती है उसमें ट वर्ग का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्राय ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो आदि। वैसे भी बोला जाता है जिस प्रकार से जिसका नाम काड़ुआ उसको बोलते कालिया, धोड़िया, पीलिया, इस प्रकार से बोलते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, तारा और रांता। ठीक है, 1991 ईस्वी व 2011 ईस्वी में भारत की जनगणना के अनुसार निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्राथमिक वर्गीकरण के अंतर्गत मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली, शेखावाटी बोली और मेवाती बोली के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर गिरियसन ने राजस्थान को 5 बोलियों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं, अहिरवाटी भी कहते हैं मेवाती को, मध्य या पूर्वी जिसे राजस्थानी ढूंढाड़ी हाड़ौती कहा जाता है। जो मध्य पूर्वी या पूर्वी राजस्थानी है उसको ढूंढाड़ी और हाड़ौती कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी को मालवी कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थानी को नेमाड़ी कहा जाता है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।